बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिकली हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, एनर्जी स्टोर भी होती है और एनर्जी रिलीज भी होती है। ठीक है, सो इसके अंदर बेसिकली एटीपी बनती है और जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये उसे अपनी एटीपी अपनी एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिकली हम कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। ठीक है, एंड आर यूनिवर्सली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और बेसिकली ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसे फैले हुए होते हैं। सपोज इससे यूकैरियोटिक सेल और इसके अंदर ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे फैले हुए होंगे। ठीक है, यूनिवर्सली बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। दे अपीयर माइन्यूट ग्रेन्यूलर। ठीक है ना। अब मुख्तलिफ सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है वो मुख्तलिफ होता है। जैसे कुछ सेल के अंदर इसका शेप जो है ना ऐसे ग्रेन्यूल की तरह होगा। ठीक है ना, ऐसे गोल गोल दाने की तरह होगा। कुछ सेल के अंदर इसका शेप ऐसे वेजाइकल यानी कि ऐसे वेजाइकल की तरह होगा। ठीक है, कुछ सेल्स के अंदर रॉडलेट होगा। ठीक है ना, ऐसे रॉड की तरह होगा। ठीक है, कुछ सेल्स के अंदर धागे की तरह होगा या स्ट्रिंग की तरह होगा। वो डिपेंड करता है कि सेल की नेचर कौन सी है और सेल का फंक्शन कौन सा है। बट यूजुअली इट इज कंसिडर्ड दैट इट इज फाउंड इन बीन शेप। ठीक है ना, बट वैसे ये कंसिडर किया जाता है यानी कि ये माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना इसका बीन शेप्ड होता है। ठीक है, कौन सा शेप? बीन शेप्ड। दे आर सीन टू बी इन कॉन्स्टेंट मोशन इन लिविंग सेल। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल के अंदर मुसलसिल मूवमेंट में होते हैं। ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, मुसलसिल मोशन में होते हैं। दे आर सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब सबसे पहले समझ लें कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना। ऐसे नहीं होता। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में फर्क होता है। सो दिस इज अ रेस्पिरेशन एंड दिस इज अ ब्रीदिंग। सो सबसे पहले रेस्पिरेशन समझ लेते हैं। रेस्पिरेशन बेसिकली हम कहते हैं कि जब भी हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ें इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो दिस इज द रेस्पिरेशन। वंस अगेन, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ये ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता है और ग्लूकोज टूटता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है ना, और हमें ढेर सारी एटीपी मिलती है। ठीक है, ढेर सारी एटीपी मिलती है। और रेस्पिरेशन जो है ना इसके फर्दर दो टाइप्स हैं। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो मैंने आपको बताया था ना, दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हम कहते हैं कि जब भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ें तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम कहेंगे कि जब भी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, बगैर ऑक्सीजन के हम ग्लूकोज को तोड़ें इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो दिस इज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू ब्रीदिंग। ब्रीदिंग हम बेसिकली कहते हैं सांस लेने को, यानी कि हम एयर को इनहेल कर रहे हैं। ठीक है ना, एयर को हम अपने अंदर ले रहे हैं और उसके बाद एयर को हम एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एयर को हम नाक से ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं और मुंह से छोड़ रहे हैं। सो दिस इज द ब्रीदिंग। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है बेसिकली ग्लूकोज टूटेगा बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और हमें काफी सारी एनर्जी मिलेगी। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 0.5 to 1.0 नैनोमीटर इन डायामीटर। ठीक है, अब जो डायामीटर है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डायामीटर है माइटोकॉन्ड्रिया का, डेट इज 0.5 to 1.0 नैनोमीटर। और जो लेंथ है माइटोकॉन्ड्रिया की, डेट इज द 10 माइक्रोमीटर। ओके, ये जो लेंथ है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, so this length of mitochondria is 10 micrometer. Okay, so mitochondria is double membrane bounded organelle. ठीक है ना, suppose this is a mitochondria और mitochondria के बेसिकली दो लेयर्स होती हैं बाहर, ये एक वाली लेयर और ये दूसरी वाली लेयर। ओके, सो बोथ मेम्ब्रेन और फॉर्म्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये जो दोनों मेम्ब्रेन होती है ना, बाहर वाली मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन, ये दोनों लिपिड से और प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। ओके, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है ना, बाहर वाली वो स्मूथ होती है एंड हैविंग पोर्स।
like sieve made up of proteins called porins. Okay, so suppose this is the mitochondria, और ये वाली जो लेयर है ना, दिस इज द इनर लेयर ऑफ माइट्रोकोन्ड्रिया, एंड दिस ये जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ माइट्रोकोन्ड्रिया। और इसी आउटर लेयर ऑफ माइट्रोकोन्ड्रिया में क्या होता है कि काफ़ी सारी ऐसे प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं पोरेंस। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोरेंस। ठीक है, अब ये बेसिकली पोरेंस प्रोटीन जो होती है ना, इनके थ्रू बाहर जो भी मटेरियल्स होते हैं, जैसे पानी हो गया या दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हो गए, वो इन्हीं पोरेंस प्रोटीन के थ्रू अंदर आते हैं माइट्रोकोन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, वंस अगेन इसी जो आउटर लेयर है माइट्रोकोन्ड्रिया की, इसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम पोरेंस कहते हैं। ठीक है, और इन पोरेन प्रोटीन के थ्रू जितने भी मटेरियल्स होते हैं ना, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे पानी हो गया या दूसरे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, वो इन्हीं पोरेंस प्रोटीन के थ्रू माइट्रोकोन्ड्रिया के अंदर दाखिल होते हैं। ओके, सो दीज पोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है ना, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन पोरेन प्रोटीन के थ्रू माइट्रोकोन्ड्रिया के अंदर आते हैं। देयरफॉर दिस आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल फॉर ऑल। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये तमाम मॉलिक्यूल्स के लिए, फिर चाहे वो वाटर हो या कोई भी मॉलिक्यूल हो या कोई भी कंपाउंड हो, उसके लिए क्या होगा, ये वाली मेम्ब्रेन जो ये बेसिकली परमेबल होगी, यानी कि तमाम मॉलिक्यूल्स जो है ना, इस मेम्ब्रेन को, ये जो आउटर लेयर है, इसको क्रॉस कर सकते हैं। ओके, द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इरेगुलर इनकम्प्लीट पार्टीशन ड्यू टू इनवर्ड फोल्डिंग। ठीक है ना, अब ये जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है ना, ये वाली, ये ऐसी नहीं होती जैसे मैंने बनाई है। ठीक है ना, ये ऐसे सीधी नहीं होती, ये कुछ ऐसे होती है। सपोज लेट मी इरेज दिस। ठीक है, अब ये मैं इनर वाली मेम्ब्रेन बना रहा हूँ। सो जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है ना, ये कुछ ऐसे होती है। ठीक है, इसमें काफी सारे ऐसे फोल्ड्स होते हैं। ओके, सो ये मैं इनर मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, इसमें से काफी सारे फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है जिसमें काफी सारे ऐसे फोल्ड्स हैं, और इस एक फोल्ड को हम कहेंगे क्रिस्टा। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टा। एक फोल्ड को, जो कि इनर मेम्ब्रेन का है ऑफ माइट्रोकोन्ड्रिया, इस एक फोल्ड को हम कहेंगे क्रिस्टा। These folds are called crista, which increases the surface area to attach number of proteins containing molecules. ठीक है, अब बेसिकली इस इनफोल्डिंग से क्या हुआ, ये जो फोल्ड बना है, इससे बेसिकली क्या होगा, ये जो सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, सरफेस एरिया बेसिकली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इन्हीं क्रिस्टा में क्या होता है कि काफ़ी सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स जो है ना, जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, वो आके यूं अटैच होते हैं। ठीक है, सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल अटैच नहीं होते हैं, और भी काफ़ी सारे सब्सटेंसेस अटैच होते हैं, जैसे कि साइटोक्रोम हो गए, NAD हो गए, FAD हो गए। ठीक है, so these molecules are ATPase complex, variable types of cytochrome, NAD and FAD। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो इनर मेम्ब्रेन जिसमें काफ़ी सारे फोल्ड्स होते हैं, इसमें एक तो ये एंजाइम होता है, ठीक है ना, जिसका नाम है एटीपेस। ओके, सो दिस इज द एटीपेस, और यहाँ पे काफ़ी सारे साइटोक्रोम्स भी होते हैं। ठीक है ना, साइटोक्रोम्स आर द प्रोटीन्स। ठीक है, और यहाँ पे NAD भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे FAD भी होगा। अब ये साइटोक्रोम्स, NAD एंड FAD, ये बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। ओके, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। दीज कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉलिक्यूल्स सर्व्स एज इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, ये जो तीनों सब्सटेंस है ना, NAD, FAD एंड साइटोक्रोम, ये तीनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, which metabolize carbohydrate, starch, fatty acid, lipids and amino acid protein into carbon dioxide and water। जो काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, इनके थ्रू क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है ना, हमारे लिपिड्स हो गए और हमारे प्रोटीन्स हो गए, वो क्या होते हैं, टूटते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। ठीक है, वंस अगेन माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये जो यहाँ पे काफ़ी सारा ऐसे पानी होता है, ठीक है, ऐसे काफ़ी सारा पानी होता है जिसे हम कहते हैं माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसके अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और इन्हीं एंजाइम्स के थ्रू क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है ना, लिपिड्स, ये बेसिकली मेटाबोलाइज होते हैं, इनकी कैटाबोलिज्म होती है, ये टूटते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। These carbohydrates, fatty acids and amino acids are broken down into carbon dioxide। ठीक है,
ये टूटेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी भी इनसे मिलेगी, ओके, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब ये कार्बोहाइड्रेट टूटेंगे या फैटी एसिड टूटेंगे या अमाइनो एसिड टूटेंगे बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर है, तो हमें काफी सारी एनर्जी भी मिलेगी, एटीपी भी मिलेगी, ओके, which is stored in माइटोकॉन्ड्रिया। और वही एटीपी जो है ना, ये इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होगी, ओके। The folds formed by inner membrane is filled with a fluid like organic matrix। मैंने आपको बताया था इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है ना, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे बेसिकली काफी सारा फ्लूइड मौजूद होता है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स विथ अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स एंड एंजाइम इन इट, ठीक है। और इसके अंदर काफी सारे कंपाउंड्स होते हैं और काफी सारे एंजाइम्स होते हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को और फैट को तोड़ते हैं, ठीक है, ताकि हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल सके, ओके, फॉर ऑल सेल ऑर्गन्स एंड देयर एक्टिविटीज, ठीक है ना। अब बेसिकली सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनके लिए हमें एटीपी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। किस में एटीपी चाहिए होती है, किस में एटीपी नहीं चाहिए होती, लेकिन सेल के जो मुख्तलिफ काम होते हैं उनके लिए एटीपी रिक्वायर्ड होती है। और वो एटीपी आती कहाँ से है, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोवाइड करता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनती भी है, एटीपी स्टोर भी होती है, और जब भी सेल को एटीपी की जरूरत होगी तो एटीपी यहाँ से रिलीज होगी और सेल साइटोप्लाज्म में जाएगी, ताकि वो जो मखसूस रिएक्शन है ना वो परफॉर्म हो पाए। सो इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटीपी बनती भी है, एटीपी स्टोर भी होती है, और जब भी सेल को एटीपी की जरूरत होगी तो एटीपी जो है ना वो सेल को प्रोवाइड की जाएगी। कौन प्रोवाइड करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा। where energy is stored, released and wherever required by an organism, ठीक है, जहाँ पे एटीपी स्टोर भी होती है और जब भी सेल को जरूरत होगी तो एटीपी वहां से रिलीज भी होगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना उसके पास सेमी ऑटोनोमियस एग्जिस्टेंस होती है। इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सपोज दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, दिस इज द आउटर लेयर, ठीक है ना, ये बेसिकली इसकी आउटर लेयर है एंड दिस इज द इनर लेयर, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि डीएनए कहाँ पे मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आरएनए भी मौजूद होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं, ओके। सो दिस इज द डीएनए, दिस इज द आरएनए, ठीक है, एंड दिस इज द राइबोसोम। और आपको पता है राइबोसोम से क्या बनते हैं, राइबोसोम से बेसिकली प्रोटीन्स बनती हैं। सो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बेसिकली प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। कैसे? डीएनए से एमआरएनए बनेगा, ठीक है। प्रोटीन फॉर्मेशन में बेसिकली ऐसा होता है कि सबसे पहले डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। फिर ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के अंदर जाएगा, उसके बाद ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस? ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, प्रोटीन बनेगी। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, सपोज दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली खुद को डिवाइड भी करता है। यानी कि जैसे कि हमें पता है सेल जो है ना वो माइटोसिस के थ्रू दो में डिवाइड होता है, सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये भी बेसिकली ऐसे डिवाइड हो जाता है, ओके। सो इस वजह से हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास सेमी ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस है, यानी कि उसके पास अपना डीएनए भी है, आरएनए भी है, राइबोसोम्स भी है, और वो अपनी प्रोटीन जो है ना वो खुद सिंथेसाइज भी कर सकता है। एंड यू नो एंजाइम जो है वो बेसिकली प्रोटीन से बने हुए होते हैं। सो इट मीन्स इट हैज इट्स ओन जेनेटिक सिस्टम, जेनेटिक सिस्टम यानी कि जिसमें ये डीएनए आ गया, ठीक है ना, एंड ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए, ठीक है ना। इसके पास आरएनए के तमाम टाइप्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि मैसेंजर आरएनए हो गया, ट्रांसफर आरएनए हो गया, ठीक है ना, राइबोसोमल आरएनए हो गया, ओके, फॉर इट्स मेटाबॉलिक फंक्शन, ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं तो उसके लिए बेसिकली ये तमाम चीज़ें जो है ना, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, राइबोसोम्स हो गए, या जो एंजाइम्स बन रहे हैं इससे, वो रिक्वायर्ड होते हैं, ओके। दे कैन डिवाइड इन हाफ एंड थस रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेल्स नॉर्मल सेल डिवीजन। यानी कि ये बेसिकली क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, ठीक है।
ये रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस बेसिकली हम कहते हैं कि अपने नंबर को इंक्रीज करना। जैसे कि सेल होता है वो माइटोसिस के थ्रू 2 में डिवाइड हो जाता है ना, यानी कि अपने नंबर को इंक्रीज करता है। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड होता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपने नंबर को इंक्रीज करता है। और ऐसा नहीं होता कि जब सेल डिवाइड करेगा फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करेगा, ऐसा नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया की जब भी मर्जी होती है ना, वो खुद ही डिवाइड हो जाता है 2 में। ठीक है, ये खुद ही 2 में डिवाइड हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या होता है, सपोज दिस इज स्पर्म फ्रॉम मेल एंड दिस इज ओवम फ्रॉम फीमेल। ठीक है, स्पर्म मर्दों के अंदर होता है और ओवम जो है एग वो फीमेल के अंदर मौजूद होती है। सो जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलेंगे तो जायगोट बनेगा। ठीक है, फिर जायगोट जो है वो फर्दर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जब स्पर्म और ओवम आपस में कंबाइन होते हैं। सबसे पहले स्पर्म का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। दिस इज द स्पर्म। ठीक है, ये बेसिकली बाहर वाली ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये जो है ना ये स्पर्म का पूरा टेल है। ठीक है, ये क्या है, टेल है, इसकी पूंछ है। और इसी टेल के अंदर काफी सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। यहाँ ये जो आप गोला गोला सा देख रहे हो ना, दिस इज द हेड ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म का हेड है और हेड के अंदर क्या होता है, एक बिग न्यूक्लियस होता है। ओके, सो दिस इज द न्यूक्लियस। और अगर मैं बात करूं ओवम की या एग की, ओवम जो है ना ये भी साइज में बड़ा होता है काफी, इसमें न्यूक्लियस भी होता है और काफी सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया वगैरह। लेकिन स्पर्म की अगर मैं बात करूं तो स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो यहाँ टेल में मौजूद होता है, यहाँ हेड में मौजूद नहीं होता। जब भी फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या होता है, स्पर्म जो है ना ये एग के अंदर दाखिल होता है। ओके, इसको पेनिट्रेट करता है। ये इसने क्या किया, इसको पेनिट्रेट कर लिया। ठीक है, ये बेसिकली स्पर्म है, ये क्या हुआ, एग के अंदर दाखिल हो गया। जैसे इसका हेड दाखिल होता है ना, तो ये जो टेल है ना इसकी टेल यहाँ से कट जाती है। ठीक है, फिर ये टेल सेपरेट हो जाती है, लेकिन ये जो हेड है ना ये अंदर रह जाता है। ओके, दिस इज द जायगोट। ठीक है, यानी कि सेल एक है लेकिन न्यूक्लियस इसके अंदर दो दो हैं। ओके, दिस इज द जायगोट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जब स्पर्म दाखिल हुआ एग के अंदर तो टेल जो है ना टेल यहाँ से कट गई। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये बेसिकली टेल में ही मौजूद होता है और ये बेसिकली एक जायगोट बन गया। ठीक है, और यानी कि इससे एक चीज जाहिर होती है कि जब भी फर्टिलाइजेशन होती है तो हमारे अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो हमें मदर से मिलते हैं। ओके, फादर से कभी भी नहीं मिलते। क्यों, क्योंकि टेल तो कट गई। ठीक है, टेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है तो हमें फादर से कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया हासिल नहीं होते, हमें हमेशा मदर से ही माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। सो सरप्राइजिंगली माइटोकॉन्ड्रिया आर पास्ड इन एनिमल ओनली बाय मदर, सिर्फ और सिर्फ मदर से ही मिलते हैं। सिंस माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन एग, ठीक है, एग के अंदर या ओवम के अंदर मौजूद होते हैं, बट नॉट इन अ पार्ट ऑफ स्पर्म दैट एंटर्स द एग, उस पार्ट ऑफ स्पर्म में नहीं होते जो एग में दाखिल होता है, यानी कि हेड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होते, वो तो टेल के अंदर मौजूद होते हैं स्पर्म के। Thus people can trace their mitochondria back to their mother, grandmother एंड ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो हमें मिलते हैं अपनी मदर से मिलते हैं। ओके,